हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कर्व का इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखेंगे और व्हाई वी नीडेड कंपनसेशन, कंपनसेशन होता क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी जानेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें कर्व्स होते क्या हैं, तो कर्व्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप ऐसी कोई सिटी में रहते हैं जहाँ पे लेक बना हुआ है ना। तो अब इसके आसपास आपको कंस्ट्रक्शन करना है रेलवेज का या रोडवेज का। तो अगर आप रेलवेज का या रोडवेज का किसी का भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारा यहाँ से जो रोड जा रहा है, हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके चले जाए। हाँ, एक एक रीजन हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसी पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। बट अब मान लीजिए कि इसमें ये जो लैंड एक्वायरसेशन है, इन सारी चीजों में और नेचुरल ब्यूटी है, आप कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, वी टेक अ समवॉट कोई अल्टरनेटिव ले लेते हैं, है ना। यहाँ से एक कर्व ले लेंगे, यहाँ से हम दूसरे पार्ट्स चले जाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस लेक पे बहुत सारे क्या बना सकें, ब्रिजेस बना सकें। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे एक कर्विकल स्ट्रक्चर या एक कर्व लेना पड़ेगा जिससे हम मूवमेंट कर सकें। अब देखिए, अगर हम सिग्निफिकेंट समझे इसकी, तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट्स है। ऐसे ही अगर हम हिल बना, मान लीजिए कि कोई ऐसा रीजन है जो हिली है, इसके पास में एक हिल है, उससे जस्ट लगा हुआ दूसरा हिल है ना। और यहाँ पे कोई और ऑप्शंस नहीं है जाने की, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे हम यहाँ पे टनल्स बना लेंगे। अब अगर हमारे पास चांसेस है कि हम इसके आसपास से निकल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, इसका मार्क करेंगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ डालेंगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ डालेंगे, और इस तरीके से ये आर्क बना देंगे। इससे हमें रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस निकाल करके हम लोग एक कर्व ड्रॉन कर देंगे, और ये कर्व क्या हेल्प करेगा, आपके जो भी हिली एरिया है, उस हिली एरिया के आसपास से मूवमेंट आप इजीली कर सकते हो, आपके रेलवेज को वहां पे बना सकते हो। तो बेसिकली जब आपको दो पॉइंट, एक ही पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना। तो किसी भी दो पॉइंट को जाने वाली स्ट्रेट लाइन को अगर हम किसी अनदर ज्योमेट्रिकल सेक्शन से कवर करते हैं, मे बी इट्स अ आर्क, इट्स अ सर्कल, इट्स अ पैराबोला, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कर्व कह रहे हैं, है ना। और अब देखो, अगर हम इसकी रेडियस की बात करें या फिर अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें कर्व की, तो कर्व की लेंथ कैसे निकलेगी। कर्व की लेंथ मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका पूरा टोटल एरिया होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। तो ये लेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीजों पे। पहली चीज तो आपकी ये है कि ये जो हमारा आर्क बन रहा है, इसका रेडियस क्या है ना। और ये जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसका ये जो थीटा या फाई एंगल, ये कितना है ना। तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें, हमारे फाई एंगल को और थीटा एंगल को, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा आर्क पता चल जाएगा। इसी को हम डिनोट करते हैं काय से, डी, डिग्री से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस की बात करें, तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब इसका अलग अलग ट्रांजिशन कर्व के बारे में बताएंगे, उसमें हम इसका डेरिवेशन एक छोटा सा देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल चीजों को 2πr और कर्व की कॉर्ड सबको मिला करके 180 डिग्री और सारा कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम फॉर्मूला देखें, तो आपका क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मूला 1746.5। देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है, ये अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कर्व के लिए हमने कहा कि ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बना लिया, अब ये सबके लिए चलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ज्योमेट्री चेंज होती जाएगी, कर्व भी बहुत टाइप के होते हैं, तो जैसे जैसे ज्योमेट्रिकल चीजें चेंज होंगी, वैसे वैसे इसका फॉर्मूला भी चेंज होता जाएगा, है ना। जब आप सुपर एलिवेशन की बात करेंगे, तो सुपर एलिवेशन में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे आर की वैल्यू कितना होता है, ये आपको भी याद होगा, मैंने बताया होगा 17/18/d। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट में आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप कौन से कर्व की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आर, है ना। तो अलग अलग कर्व के लिए आर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा डिग्री चेंज हो जाएगा। लेंथ ऑफ कर्व कई बार हम 30.48 मीटर मान के चलते हैं। तो चीजें जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे
आर की वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि क्या पर्पस है, व्हाई वी आर गोइंग टू गिव दिस कर्व्स, व्हाट इज द नीड। अगर हम नीड की या पर्पस की बात करें तो बेसिकली आप भी समझे कि अगर हमें किसी का बाईपास बनाना है, मतलब कि आप इतना लॉन्ग एरिया कहीं ना कहीं अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो अगर आपको कोई एक बाईपास रोड पकड़ना है, कोई छोटा सा एरिया पकड़ना है, जैसे कि यहाँ से इन दोनों के हिल्स के बीच में से हमने देखा कि एक रास्ता बन सकता है जिसमें काफी कम कॉस्टिंग लगेगी, है ना, तो हमने यहाँ से एक बाईपास निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना है किसके लिए, ब्रिजेस के लिए। मान लीजिए कि इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई रिवर या लेक है ना, तो ये हमारा रिवर है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये रिवर भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब मान के चल रहे हैं कि हमने यहाँ रिवर पे एक हमने ब्रिज बनाया, ठीक है। अब रिवर पे ब्रिज बनाया, ये रिवर पे ब्रिज तो बना दिया, बट यहाँ ब्रिज तक पहुंचने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना पड़ेगा। तो प्रॉपर रूटिंग और अलाइनमेंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर्व ड्रॉन करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट सीधी लाइन आ रही है तब तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे नदी है और ये वाला वो स्पेस है जहाँ पे इसका ब्रेथ बहुत कम था नदी का, तो हमने कहा ठीक है, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि देखो ब्रिज बनाओगे तो बहुत सारी चीजें देखनी होगी, ब्रेथ भी देखोगे, इसके साथ साथ उस टाइम पे क्या वेलोसिटी जा रही है आपकी रिवर की वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो हमने देखा ये सबसे अच्छा, ये सबसे ज्यादा फिजिबल पोजिशन है जहाँ पे हम कर्व को बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या, ब्रिज को बना सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना पड़ेगा इस रिवर तक पहुंचने के लिए, है ना। यहाँ कहीं से जा रहे थे तो हमने एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे दिया, जिससे हमने क्या करा, यहाँ तक रिवर या हमारी टर्नल्स वगैरह हुई है, जो टर्नल्स है वहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी कटिंग फिलिंग की कॉस्ट को हमने कम कर लिया। अगर जैसे कि यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकल रहा था तो हमने कहा ठीक है हम यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे हमें ये पहाड़ को काटना पड़ता है जैसे माझी जी ने करा था, है ना। वैसे ही हमें इस पहाड़ को क्या करना पड़ता, काटना पड़ता। तो कटिंग फिलिंग कॉस्ट भी हमारी बच रही है ना। इसके साथ साथ हम एक इजियर ग्रेडियंट को दे सकते हैं। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज। ये जो ग्रेडियंट रहता है ये एक ऐसा तरीके का अलाइनमेंट रहता है जो आपका कटिंग फिलिंग करने के बाद एक प्रॉपर स्मूथ वे को निकालता है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर ग्रेडियंट। तो एक प्रॉपर ग्रेडियंट भी मिल सकता है ना, अगर हमने यहाँ पे कर्व वगैरह दिए हैं। अब इसके बाद ये तो हमने कर्व के बारे में सारी चीजें समझ ली। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, कर्व में कुछ कंपनसेशन दिया जाता है ना। अब सबसे पहले तो ये कंपनसेशन क्या होता है, तो देखिए हमने जब ग्रेडियंट पढ़ा था तो इसमें अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट पढ़े थे, है ना। तो इसमें हमने एक रूलिंग ग्रेडियंट की बात करी थी। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट ये होता है कि अगर आपको कोई ट्रैक बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, तो जब आप ये रेलवे ट्रैक बनाएंगे यहाँ पर, तो ये रेलवे ट्रैक जिस ग्रेडियंट पे चलेगा जिससे आपको एक स्मूथ ड्राइव मिल सके, है ना। मान लीजिए कि आपको आपके घर के सामने से एक रेलवे लाइन जा रहा है ना। तो अगर आपके घर के सामने से रेलवे लाइन जाना है तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि कटिंग फिलिंग करके उसको एक प्रॉपर लेवल पे ले आए जिसपे व्हीकल चल सके। तो जो प्रॉपर लेवल पे हम ले आते हैं जिसपे व्हीकल चल पाता है उसको हम कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। तो क्या होता है कि जब भी हम ये रूलिंग ग्रेडियंट बनाते हैं, तो रूलिंग ग्रेडियंट जब बनाते हैं कर्व के आसपास, तो यहाँ पे जो व्हीकल चल रहा है वो क्या है, कौन सा व्हीकल है आपका, ट्रेन है ना। तो मान के चल रहे हैं ये ट्रेन मूव कर रहा है, इस तरीके से ट्रेन मूव कर रहा है। तो जब ट्रेन मूव करता है तो ट्रेन जब स्ट्रेट लाइन से कहीं पे भी कर्विकल पाथ में जाता है तो इसके जो व्हील्स हैं वो तो रिजिड है ना, वो तो फिक्स है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने जैसे ही मोड़ा व्हील्स तुरंत चेंज हो गए। गाड़ी के, आपने देखा होगा कभी कार को देखना, कार में जब भी टर्निंग लोगे तो उसके व्हील सबसे पहले टर्न करते हैं कि नहीं करते, इधर टर्न करना है, इधर टर्न करना है। छोटी छोटी कार्स वगैरह भी कभी आपने खेली होगी तो उसमें भी आपने ये चीज जज करी होगी कि अगर हमें टर्न करना है तो धीरे से क्या हो जाता है, हमारे व्हीकल्स के जो व्हील्स हैं वो टर्न हो जाते हैं, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं। बट ये ट्रेन है, ट्रेन के व्हीकल फिक्स्ड है, रिजिड है,
इनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जैसे ही कर्व आया वो अपने आप को मोड़ ले। तो इस टाइम पे क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंपनसेशन करना पड़ता है कर्व का। मतलब कि कर्व को हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि उसमें पहले हम थोड़ी वाइडनिंग दें, फिर धीरे धीरे उसको क्या करें, उसको कर्विकल पार्ट में या मूव करें। तो रोलिंग, अब जब यहाँ पे ग्रेडियंट मतलब कि कुछ स्लोप दे रहे हो, है ना, ग्रेडियंट मतलब स्लोप दे रहे हो, तो जब यहाँ पे इस तरीके का काम करा जाता है वो स्लोप ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो जब हम यहाँ पे रोलिंग ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे चूंकि व्हीकल आराम से मुड़ सके तो थोड़ा हमें ग्रेडियंट उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम ग्रेडियंट इसमें प्रोवाइड करते हैं या हम डाउनफॉल या स्लोप प्रोवाइड करते हैं कि व्हीकल आराम से धीरे धीरे मुड़ जाए, उसकी स्पीड मेंटेन हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे कंपनसेशन देते हैं तो कंपनसेशन में भी बहुत ज्यादा ग्रेडियंट नहीं दिया जाता। क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर हम ब्रॉड गेज दे रहे हैं तो उसके लिए आपका रोलिंग ग्रेडियंट इतना रहना चाहिए या कंपनसेशन आप इतना दे सकते हो। इसी के साथ साथ नैरो गेज, तो अलग अलग गेज के हिसाब से हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग गेज के लिए कंपनसेशन अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं कौन सी गेज के लिए कितना कंपनसेशन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज की, तो ब्रॉड गेज के लिए जो आपका कंपनसेशन वैल्यू रहेगी ये कितना रहेगा, 0.04% रहेगा, है ना, किसके, जो भी आपकी डिग्री ऑफ कर्व रहेगा, है ना, डी ऑफ कर्व। इसी के साथ साथ अगर हम ब्रॉड गेज के बाद अगर मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी, 1% और नीचे चला जाएगा। तो 0.03% हो जाएगा किसका, पर डिग्री ऑफ कर्व। पर डिग्री क्यों कह रहे हैं, पर डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो डिग्री है, जो थीटा में चेंज है, ये कांस्टेंट हो, है ना, हो सकता है कि इसका वेरिएशन हो रहा हो। तो जिस तरीके से वेरिएशन होगा उसी में हम कंपनसेशन एक रेगुलर रेट से कर देंगे, है ना। कहाँ पे करना है, जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है। क्यों करना है, इसलिए करना है जिसमें आपका व्हीकल इजीली मूव कर सके वहां पे, है ना। अगर हम नैरो गेज की बात करेंगे तो नैरो गेज में और कम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखो जैसे जैसे ब्रेथ कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे ब्रेथ कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पे ब्रेथ को कम करते जा रहे हो, नैरो गेज और छोटा, ब्रॉड गेज और बड़ा, तो जैसे जैसे ब्रेथ कम होती जा रही है वैसे वैसे डिग्री में भी आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, वैसे वैसे डिग्री भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।